आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। बहुत बहुत स्वागत आज के मेहमान कार्यक्रम में। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं, मनोरंजन के लिए हम पर कर्ज है उनका। तुमने कभी किसी से प्यार किया? कभी किसी को दिल दिया? उन्हें भेजा है हमारे लिए विधाता ने। हाथों की चंद लकीरों का सब खेल है बस तकदीर। वो है हमारे हीरो और सिनेमा है उनका कर्मा। ये गूंज है उस भारत की गैंग जिसके गुलशन में तुम आग लगा देना चाहते थे, लेकिन आज तुम खुद उसी भारत की गिरफ्त में हो डैंग। सपनों का एक सौदागर। उनके सिनेमा का जादू फैला है देश से परदेश तक। ये दिल दीवाना दीवाना है ये दिल। और सारी दुनिया थिरकी है उनके सिनेमा की ताल पर। ताल से ताल मिला। सुभाष घई आज के मेहमान। मुझे तुमसे है कितने गिले, हाँ हाँ हाँ, तुम कितने दिन बाद मिले। इनसे बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। शोमैन सुभाष घई। सुभाष जी इतने बड़े लेखक, निर्माता, निर्देशक और अब एजुकेशनिस्ट हैं, भविष्य के फिल्मकारों को तैयार कर रहे हैं। सुभाष जी बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती पर एक बार फिर से। मुझे याद है 80 के दशक में आप विविध भारती के जरिए लोगों से रूबरू हुए थे। आपको और विविध भारती के सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार, मेरा प्यार। आप मुझे फिल्मों में तो देखते रहते हैं, टेलीविजन में भी देखते हैं, और आज मुझे खुशी है कि बहुत सालों के बाद मैं अपने विविध भारती के श्रोतागणों से बात कर रहा हूँ। आपका रोल जो है वो लगातार बदलता चला जा रहा है। एक लेखक का रोल, एक एक्टर का रोल रहा, निर्देशक का रोल रहा, निर्माता का रोल रहा, अब ये एजुकेशनिस्ट का रोल, ये कैसा लग रहा है आपको? देखिए, अगर आप मेरी लघु यात्रा देखें जीवन की, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और वहाँ से बीकॉम किया और बीकॉम के बाद मैं पुणे आया, फिल्म इंस्टीट्यूट गया, फिर मैं 3 साल बॉम्बे में एक्टर की स्ट्रगल की बनने की जी। फिर 3 साल 4 साल मैं राइटर रहा, स्क्रिप्ट राइटर, बड़े बड़े डायरेक्टरों के साथ काम किया। फिर मैं डायरेक्टर बना कालीचरण विश्वनाथ के साथ। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। फिर कर्ज फिल्म के साथ मैं प्रोड्यूसर बना और फिर कर्ज के बाद मेरी कंपनी मुक्ता आर्ट्स जो है वो एस्टैब्लिश हुई जी। और 12-13 हिट बनाने के बाद फिर हमने उसको कॉर्पोरेट किया कंपनी को। और हमारी फर्स्ट कंपनी थी जो कि कॉर्पोरेट हुई थी इंडिया में भी जी। तो मैंने एज ए एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एडिटर, राइटर, सब तरह से ईश्वर की दया रही है कि बहुत मेहनत से काम किया, लगन से और मोहब्बत से काम किया, कि ईश्वर ने ये सफलता दी। जब उन्होंने सफलता दी मुझे, तो मुझे लगा कि बहुत से बच्चे जो हैं वो हिंदुस्तान के अलग अलग प्रांतों से, शहरों से आते हैं बॉम्बे में, बड़े स्वप्न लेके आते हैं कि हम एक्टर बने, राइटर बने, डायरेक्टर बने, म्यूजिक डायरेक्टर बने। तो सब मेरे ऑफिस में आते थे उन दिनों में। ये ताल के बाद की बात है, जब मैं यादें बना रहा था। अब मैं सब बच्चों को तो चांस दे नहीं सकता था, क्योंकि मैंने खुद अपनी बहुत स्ट्रगल की थी, और उस टाइम पे स्ट्रगल की थी 60s 70s में, जबकि सिर्फ सिनेमा एक इकलौता एंटरटेनमेंट था, ना टीवी था, विविध भारती था शायद, मगर बाकी कुछ FM स्टेशन होते नहीं थे जी। तो सिर्फ सिनेमा ही हमारे पास एंटरटेनमेंट का साधन था। और कंपटीशन में भी ऐसा होता था कि
एज ए स्ट्रगलर सिर्फ सिनेमा में ही काम करने को मिलता था, टेलीविजन में नहीं था कि जहां आप अपनी प्रतिभा दिखा सकें। बिल्कुल। तो मैं उन बच्चों को जब देखता था जो स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे बॉम्बे में आए हुए हैं, तो मुझे अपनी स्ट्रगल याद आ जाती थी। तो मुझे बुरा लगता था कि मैं, क्योंकि सब यही बात कहते हैं कि देखिए जी सुभाष जी, फिल्म इंडस्ट्री के बच्चों को काम मिलता है, हमें नहीं मिलता। क्या हम में प्रतिभा नहीं है, हमारे में टैलेंट नहीं है? तो जो भी बच्चे पूरे हिंदुस्तान में रहने वाले थे, मुंबई आते थे, तो उनके लिए तो कोई सहारा नहीं था। फिल्म इंडस्ट्री के जो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और स्टार्स हैं, उनके बच्चों को काम मिल जाता है। वो इसलिए मिलता है कि वो बच्चे 5 साल से वो सीख रहे हैं, अपने माँ बाप की बातें सुन के उस एटमॉस्फेयर में रहते हैं। तो उनकी भी एक घरेलू ट्रेनिंग होती है। जैसे पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, आर्मी का बेटा आर्मी जाता है, तो उसी तरह से वो प्रिविलेज तो उनको रहता है उन बच्चों को। लेकिन जो बाहर के बच्चे आते हैं उनको प्रिविलेज नहीं जाता है। बाहर के बच्चों में से देखिए अगर कहें तो शाहरुख खान ने तरक्की की, अक्षय कुमार ने की, जो फिल्म के बच्चे नहीं थे, लेकिन बाहर से आके भी जगह बनाई है। राइटर डायरेक्टर्स ने तो बहुत ज्यादा बनाई है, एक्टर्स ने भी बनाई है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि भाई अगर आप फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के, सेलिब्रिटीज के बच्चे नहीं हैं तो आप कुछ कर नहीं सकते। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको कुछ सीखना होगा। जो उनके फिल्म इंडस्ट्री के माँ बाप के बच्चों ने 10-15 साल में सीखा है, वो आपको 2-3 साल तो कहीं ना कहीं जाके सीखना होगा। बिना सीखे सुभाष घई मिल जाए या करण जौहर मिल जाए या आदि चोपड़ा मिल जाए और हमें बना दें, ये ख्वाब जो है एक बड़ा बचपने का ख्वाब है, कच्चा ख्वाब है। इसीलिए अगर आप देखें तो मैंने BCom के बाद मेरे पिताजी ने मुझे सबसे पहले FTI में भेजा, पूना में जी, कि देखो अगर तुम फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हो तो क्या मुंह लेके जाओगे? ये कहोगे जी मेरे ख्वाब है, ये कहोगे जी मेरे पास टैलेंट है, और फिर टैलेंट में जब तुम्हारी पद्दी निकल जाएगी तुम घर वापस आ जाओगे, क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कि उस टाइम पे कहा उन्होंने, मेरे पिताजी डॉक्टर थे, कि जाओ और ट्रेनिंग लो पहले, ताकि जब प्रोड्यूसर को तुम फेस करो तो तुम्हारे पास कुछ डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए। बिल्कुल। तुमने 2-2.5 साल 3 साल उस शिक्षा प्राप्त की है। तो मुझे ये बात याद थी और इसी वजह से मैं 30-35 साल से टिका भी। सच्चा प्यार तो झुक नहीं सकता, दिल की उमंग ये कहती है, प्यार करा ही रुक नहीं सकता, दिल की उमंग ये कहती है। सच्चा प्यार तो झुक नहीं सकता, दिल की उमंग ये कहती है, प्यार करा ही रुक नहीं सकता, दिल की उमंग ये कहती है। सच्चा प्यार तो झुक नहीं सकता, दिल की उमंग ये कहती है। भले मैंने अपनी चीजें चेंज की, मैं एक्टर से राइटर बना, राइटर से डायरेक्टर बना, लेकिन जो FTI की शिक्षा थी वो मुझे बहुत काम आई। उसी की वजह से मैं अच्छा राइटर बना, उसी की वजह से मैं डायरेक्टर बना, क्योंकि जो कुछ मैंने उस 2-2.5 साल में सीखा था वो आने वाली जिंदगी में मुझे बहुत काम आई। तो तब मैंने सोचा कि ये बहुत जरूरी है बच्चों को समझाना कि शिक्षा बहुत जरूरी है। और तब मैंने कहा कि जितना भी मेरे पास पैसा है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, मैं इस पैसे से, कमाए हुए पैसे से एक ऐसा इंस्टीट्यूट खोलूंगा, एक संस्था खोलूंगा, एक प्लेटफॉर्म खोलूंगा जिसमें कि सब बाहर के बच्चे आए, वहां पढ़े और वहां जाने अपने अपने सब्जेक्ट को। अगर एक्टर बनना है तो एक्टिंग सीखने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, ये बहुत भ्रम है बच्चों को जी एक्टिंग तो नेचुरल होती है, एक्टिंग को सीखी नहीं जाती। एक्टिंग सीखी नहीं जाती, लेकिन प्रैक्टिस से तराशी जाती है, प्रैक्टिस से उसको एक कंपटीशन लेवल पर लाया जाता है। ये सबको समझना बहुत जरूरी है। सुभाष घई आज के मेहमान। मनोरंजन के लिए हम पर कर्ज है उनका। तुमने कभी किसी से प्यार किया? कभी किसी को दिल दिया? मैंने भी दिया। ला 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 मेरी उम्र के नौजवानों, दिल न लगाना ओ दीवानों,
यहाँ नहीं है इलाज दुनिया में और कोई। तो गाओ शांति 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 ओम शांति शांति हमारे माँ बाप जो हैं पढ़े लिखे होकर भी अनपढ़ हैं ज्यादातर, कि वो समझते हैं कि डिग्री का मतलब कि हमारा बेटा एस्टैब्लिश हो गया। अब आप डिग्री की बात कहें तो 4 लाख इंजीनियर डिग्री लेकर अनएम्प्लॉयबल हैं इस कंट्री में। 2.5 लाख MBA जो है अनएम्प्लॉयबल हैं। तो क्या डिग्री का फायदा जब तक कि स्किल डेवलपमेंट नहीं हुआ। जी, तो बेसिक स्किल डेवलपमेंट होना, वो बच्चे की जो हॉबी थी, जो पैशन था, क्योंकि उसको सब्जेक्ट ना देके दूसरे सब्जेक्ट दिए, इसीलिए वो आधा सीख सका, पूरा सीख ही नहीं सका वो। तो जो भी बच्चा चाहता है, पहले उसको अपने बच्चे को ध्यान से देखिए, उसकी हॉबीज क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या है, उसका पैशन क्या है, उसके हिसाब से उस बच्चों को भेजिए। आज आपको पता है कि हमारे टाइम पे तो ये कहा जाता था कि काम क्या करते हो? जी मैं गाता हूँ। अरे गाते तो सब हैं, काम क्या करते हो? कमाते कहाँ से हो? जी, यानी गाना जो था वो कमाने वाली कोई चीज ही नहीं थी, एक्टिंग कमाने वाली कोई चीज ही नहीं थी। आज एक एक्टर और एक सिंगर 10-10 करोड़ रुपया साल का कमा रहा है। आपको पता है कि 10 करोड़ रुपया कमाना किसी प्रोफेशन के लिए आसान है क्या? आप बड़े से बड़े एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन जाइए, ब्यूरोक्रेट बन जाइए, तो भी आप 10 करोड़ रुपया नहीं कमा सकते वाइट का। इस प्रोफेशन में मिलता है अगर वो एक्सीलेंट को प्राप्त करें। तो आप सोचिए कि आज ये चीज बहुत बड़ी प्रोफेशनल रिकॉग्निशन की चीज है। डिग्री हो या ना हो, डिप्लोमा, लेकिन उसको सीखना बहुत जरूरी है। और एक अच्छे स्कूल में, अच्छे इंस्टीट्यूशन में भेजना उसको जरूरी है। जब मैं ये समझा तो फिर मैंने पूरा स्कीम बनाया और एक इंस्टीट्यूट खोला। जी जी, आज मुंबई में स्थित है और आज 10 साल हो गए हमको इस इंस्टीट्यूट से। 1500 स्टूडेंट्स निकल चुके हैं और 92% जो लोग हैं विश्वविद्यालय बोर्ड से निकले हुए, वो पूरी मीडिया इंडस्ट्री में और फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। कोई चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर है, कोई असिस्टेंट डायरेक्टर है, कोई कैमरामैन है, कोई एक्टर है, अपनी अपनी जगह में एक अच्छी स्थिति में रहे, क्योंकि हमने इसमें क्वालिटीज का और एजुकेशन का और टीचर का और एजुकेशनल फिलॉसफी का बहुत ध्यान रखा। तो मेरी जिम्मेदारी है आने वाली जनरेशन के लिए जो भारत में आती है, वो हमारे भारतीय सिनेमा को आगे ले जाएं और इंटरनेशनल लेवल पर अपनी हिंदुस्तानी कहानियां बताएं। अपनी हिंदुस्तानी कहानियां बताएं, ये बहुत जरूरी पॉइंट था मेरे लिए। अमेरिकन फिल्म्स की या अमेरिकन टेलीविजन की या अमेरिकन प्रोग्राम्स की कॉपी ना करें। क्या बात है। बहुत जरूरी है कि वो कॉपी ना करें। कॉपी का मतलब कि आप वो भिखारी हैं कि आपके पास कुछ ज्ञान नहीं है, आप दूसरे के ज्ञान से भीख लेके, उधार मांग के अपना काम चला रहे हैं। जी जी, भारतीय बच्चे इतने निपुण हैं, सोच में इतने क्रिएटिव हैं, लेकिन उन्हें दबाया गया है। सैकड़ों साल से दबाया गया पहले एजुकेशन लेवल पर, और अभी जो पेरेंट्स हैं, हाफ एजुकेटेड पेरेंट्स हैं, वो उनको दबाते हैं। यही भारत तो है जिसने कि बहुत बड़े बड़े विद्वान और बड़ी बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज दी हैं, जो इस विदेश का क्या दुनिया का गुरु था विद्वता में, विद्वान बने में। एजुकेशनिस्ट कौन था पहले? आज से 1000 साल पहले भारत था। भारत सबसे बड़ा गुरु था। भारत से लोग विद्या लेके जाते थे। लोग कहते थे कि भारत को आप जीत नहीं सकते, कि उनके पास साइंस, टेक्नोलॉजी, विद्या इतनी है, वो बहुत प्रबल लोग हैं। आज हम सबसे ज्यादा कमजोर क्यों हैं? हम अपनी भाषा नहीं समझ सकते, हम अपने कल्चर को नहीं जानते, हम फॉरेन के कल्चर के, अमेरिकन कल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये जो थी बहुत मेरे लिए बहुत परेशानी की चीज थी। मैंने भी हिंदुस्तानी फिल्में बनाई हैं, आपके सामने हिंदी फिल्में बनाई हैं, परदेश बनाई, ताल बनाई, खलनायक बनाई। ठीक है, मैं एक मेन स्ट्रीम में था, कमर्शियल सिनेमा में था, लेकिन जब मैं भारत की दशा देखता था, बच्चों की दशा देखता था, और जो फिल्म इंडस्ट्री में लोग आ रहे हैं वो आधे अनपढ़ ही थे। तो इसीलिए विस्ली वुड्स खोला गया, ताकि ये यहाँ आए, अपने एंशिएंट कल्चर से मिलें, पास्ट लिटरेचर को देखें, पास्ट हिस्ट्री को देखें, और फिर इस तरह के सब्जेक्ट बनाएं, लेकिन अपने देश का जो प्रतिबिंब है और जो रिफ्लेक्शन है, वो दुनिया की नजरों में अच्छा बना के लाएं। सुभाष घई आज के मेहमान। इश्क बिना क्या मरना यारा, इश्क बिना क्या जीना,
इश्क बिना क्या मरना यारा, इश्क बिना क्या जीना। गुड़ से मीठा इश्क इश्क, इमली से खट्टा इश्क, वादा ये पक्का इश्क इश्क, धागा ये कच्चा इश्क। इश्क बिना क्या मरना यारा, इश्क बिना क्या जीना। गुड़ से मीठा इश्क इश्क, इमली से खट्टा इश्क इश्क। गुड़ से मीठा इश्क इश्क, इमली से खट्टा इश्क इश्क, वादा ये पक्का इश्क इश्क, धागा ये कच्चा इश्क इश्क। इश्क बिना क्या जीना यारो, इश्क बिना क्या मरना यारो, इश्क बिना क्या जीना यारो, इश्क बिना क्या मरना यारो। गुड़ से मीठा इश्क इश्क, इमली से खट्टा इश्क इश्क। गुड़ से मीठा इश्क इश्क, इमली से खट्टा इश्क इश्क। इश्क बिना क्या मरना यारा, इश्क बिना क्या जीना। मुझे हमेशा लगता है कि हम जितने भी एंटरटेनर हैं उन्हें सबसे बड़ा पहला ख्याल अपने भारत के लिए आना चाहिए। अगर आप देखें तो मेरी फिल्म कर्मा थी, उसका भी गाना आज भी आपको याद है, हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए। पहले गाने से जुड़ी एक कहानी सुन ले, फिर आगे की बात मैं करूं। मैं आपसे कह रहा था कि हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, जो ये गीत हमारे कर्मा फिल्म में जब मैं कहानी लिख रहा था, और जब मैंने कहानी लिखी तो जब मैं दिलीप कुमार साहब के कैरेक्टर जो था विश्व प्रताप सिंह, उनकी बीवी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा। उनकी जो बीवी है वो एक लेखक है और एक बहुत ही पेट्रियोटिक लेडी है, जो कि सोशल वर्क भी करती हैं और क्रिमिनल्स को सुधारने का और जेल में उन लोगों के लिए काम करना, कैदियों के लिए काम करना और उन्हें ये शिक्षा देना। तो उस कैरेक्टर ने जब नूतन जी ने किया था वो कैरेक्टर जी, जब मैं लिख रहा था तो लिखते लिखते मुझे ऐसे लाइन्स आई जो मैंने लिखा कि नूतन जी कहते हैं कि हम हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए। क्या बात है। तो जब मैंने लिखा तो ये लिखावट, मैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के पास गया कि मैंने कहा कि पहला हम लोग थीम सॉन्ग करते हैं, ताकि थीम सॉन्ग करने में क्या होता है कि हमें फिल्म का एक भावार्थ मालूम पड़ जाता है। तो आने वाले सीन्स और आने वाले गाने और कैरेक्टर्स जो हैं उसके इर्द गिर्द ही रहते हैं। तो मोस्टली फिल्मों में मैं हमेशा पहले जो थीम सॉन्ग है वो पहले रिकॉर्ड करता था, ताकि आगे जब हमारी बढ़ोतरी हो तो उसके दायरे में रहे। इसलिए आप देखेंगे कि मेरी तकरीबन सभी फिल्मों में थीम बहुत स्ट्रांग होता है और थीम म्यूजिक बहुत स्ट्रांग होता है और थीम सॉन्ग बहुत स्ट्रांग होता है। आपके संगीतकार भले बदलते रहे, लेकिन आपके संगीत की जो स्टाइल है आपकी फिल्मों की, सुभाष घई स्टाइल ऑफ म्यूजिक बनी रही। मैं ये जुमला इस्तेमाल करना मैं चाहूंगा। ये नहीं कहूंगा कि सुभाष घई स्टाइल ऑफ म्यूजिक, मैं ये कहूंगा कि सुभाष घई एक लेखक रहा जी और डायरेक्टर रहा। तो जब डायरेक्टर और लेखक साथ में होता है तो उसे हम बोलते हैं ऑथर ऑफ फिल्म। तो उसका ये कर्तव्य होता है कि फिल्म के जितने भी भाग हैं, चाहे वो सिनेमाटोग्राफी है, चाहे वो साउंड है, चाहे वो म्यूजिक है, चाहे उसमें इंस्ट्रूमेंट जो यूज किए हुए हैं और जो उसके कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स की वेशभूषा है, उनके जो बाल हैं, उनकी जो आंखें हैं, वो सब जितने 36 डिपार्टमेंट हैं वो डायरेक्टर के अंदर कंट्रोल में रहते हैं जी। क्योंकि कहानी का असर है वो पूरा उसके दिमाग में होता है। क्या बात। तो इसीलिए वो सब डिपार्टमेंट में कंट्रोल करता है और या उनको गाइड करता है। तो इसी तरह से मैं एज ए डायरेक्टर राइटर अपने म्यूजिक डायरेक्टर के साथ शुरू से आखिर तक बैठता हूँ। जहाँ से कॉन्सेप्ट शुरू हुआ कि गाना किस तरह से होना चाहिए, किस मिजाज का होना चाहिए, क्या ट्यून होनी चाहिए, कौन से इंस्ट्रूमेंट आने चाहिए, कौन सिंगर होगा। सुभाष जी, कर्मा के गाने की कहानी आपने सुनाई, तो पहले ये गाना सुन लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दिल दिया है जा भी देंगे ए वतन तेरे लिए। मेरा धर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू।
सुभाष घई आज के मेहमान। क्या ट्यून होनी चाहिए, कौन से इंस्ट्रूमेंट आने चाहिए, कौन सिंगर होगा, रेशमा को ले आए। हाँ, तो किस तरह का हिंदुस्तान के विशालता। इतिहास में पहली बार हुआ है। हाँ, देखिए जब हीरो फिल्म में जब रेशमा जी आई जी, तो ये था कि एक मुझे रस्टिक कैरेक्टर ऐसा चाहिए जो बिल्कुल डीप रूटेड गांव से जुड़ा है और उस फोक सॉन्ग को गाता है, जो कि अंदरूनी जो डीप रूटेड हमारी जो होता है ना धरती से जुड़ी चीजें, वो एक आवाज आए और एक उस तरह का अंदाज से फोक सॉन्ग जो रेशमा के स्टाइल से था, वो हीरो की पिक्चर की जान बनी और फ्लूट ज्यादा जान बनी उसकी। बिल्कुल आज तक वो ट्यून गुनगुनाई जो जाती बजती है। हीरो फिल्म की जान तो या तो फ्लूट बनी बिल्कुल, और या रेशमा जी का गीत बना। तो ये एक लेखक का, जिम्मेदार लेखक का और एक अच्छे डायरेक्टर का काम होता है। बिछड़े अभी तो हम बस कल परसों, जिऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों, मौत ना आए तेरी याद क्यों आए, है लंबी जुदाई 4 दिनों दा प्यार और रबा, बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई, होठों पे आए मेरी जान दुहाई, है लंबी जुदाई 4 दिनों दा प्यार और रबा, बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। एक तो सजन मेरे पास नहीं रे, दूजे मिलन दी कोई आस नहीं रे, दूजे मिलन दी कोई आस नहीं रे, उस पे ये सामने आया, उस पे ये सामने आया, आग लगाए, है लंबी जुदाई 4 दिनों दा प्यार और रबा, बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई।
नैने पंछी बिछड़ गए मिलने से पहले कोयल की कूक में हो उठाए है लंबी जुदाई। आपकी फिल्मों में सुभाष जी गाने इतने इंटीग्रेटेड, यानी ऐसा नहीं होता कि गाना कहीं अलग है कहानी कहीं अलग है। ये एक लेखक का योगदान है, एक निर्देशक का योगदान है, ये क्या जादू है? एक डायरेक्टर जो है वो थिंकर होता है जी, इमेजिनेशन करता है, वो उसको महसूस करता है, इमेजिन करता है डायरेक्टर, फिर उसको लिखता है, फिर लिखने के बाद उसको एग्जीक्यूट करता है। उस एग्जीक्यूशन में जितने भी एक्टर्स, टेक्नीशियंस, आर्टिस्ट जो भी आते हैं उनको वो गाइड करता चला जाता है और वो फिल्म पर्दे पर ले आता है जो उसने पहले दिन सोची थी, वही फिल्म वापस आके आपके सामने होती है। क्या ये बात है। और दूसरा जो आई लव माई इंडिया की बात कर रहे हैं जैसे आप, तो आई लव माई इंडिया का भी यही था कि भी एक एनआरआई है अमरीश पुरी जो इंडिया में आता है और हमारे हिंदुस्तान के बच्चे जो छोटे छोटे हैं उनको अमेरिका से प्यार है जी। वो सोचता है कि हम अमेरिका में रहते हैं तो हम इंडिया से प्यार करते हैं, और जो हिंदुस्तानी बच्चे हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश के लफ्ज बोलते हैं और अपनी संस्कृति भूल गए हैं और बस सिर्फ ये सोचते हैं कि अमेरिका बहुत बड़ा कंट्री है और उनकी तरह जीन्स पहनना और स्टाइल से रहना और उस तरह से स्लैंग्स बोलना ये बहुत बड़ी बात है, हम इंटेलिजेंट हो जाएंगे, हम स्टाइलिश हो जाएंगे। तो अमरीश पुरी उन बच्चों को समझाता है कि याद रखना, लंदन देखा, पेरिस देखा, मैंने देखा जापान, ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया। तो आप वो बच्चों को वो शिक्षा दे रहे हैं और बच्चे हैरान होते हैं कि यार हमें सोचा था कि ये तो अमेरिकन आदमी है, ये तो हमको ही सिखा रहा है जो हमको स्कूल में सिखाते हैं जी। तो उनको बड़े शर्म आती है बच्चों को। अगर आपने देखा होगा पूरा ट्रीटमेंट उसका जो है बिल्कुल, वो एक बुजुर्ग का जो कि बाहर के देश में रहता है, अमेरिका में रहता है, वो एक हिंदुस्तान के छोटे से गांव में आके उन बच्चों को समझा रहा है कि तुम क्यों कॉपी कर रहे हो, तुम क्यों नकलची बन रहे हो, तुम्हारा हिंदुस्तान तो खुद में बहुत बड़ा है जी। एक सोशल मैसेज भी बहुत बड़ा था। 20 वर्ष बाद भी ये मैसेज आज कायम है और मुझे लगता है कि आने वाले और 20 और 20 और 20 और वर्ष ये वैल्यूज जुड़ते जब तक आप जाएंगे। एज ए राइटर डायरेक्टर महसूस नहीं करते हैं तब तक आप लिख भी नहीं सकते और तब तक वो पर्दे में आ भी नहीं सकता। बिल्कुल। Sim sim bola bola sim sim bola sim sim bola bola sim sim bola fine flat flute pipe petrola petrola drum drum duplex simbola simbola Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 keynote keyboard imitations minor note, major note, modulations, in C, in tune, intonations, roll rhythm, rhyming, percussions, bar scale, score, compositions, dance, drama, music, motivations, Alice, Michael, Madonna, America, we want to go, अरे बोलो बोलो, America. America, America, America. लंदन देखा, पेरिस देखा, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। माइकल देखा, एल्विस देखा, सब देखा
मेरी जान, सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, I love my India, I love my India। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, I love my India, ये मेरा इंडिया, I love my India। जब छेड़ा मल्हार किसी ने, झूम के सावन आया, आग लगा दी पानी में जब, दीपक राग सुनाया। सात सुरों का संगम ये जीवन गीतों की माला। हम अपने भगवान को भी कहते हैं बांसुरी वाला, बांसुरी वाला, बांसुरी वाला। ये मेरा इंडिया, I love my India। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, I love my India। वतन मेरा इंडिया, वतन मेरा इंडिया, धर्म मेरा इंडिया, धर्म मेरा इंडिया। सुभाष घई आज के मेहमान। सुभाष जी, आपने बताया कि किस तरह से एक बुनियादी ट्रेनिंग बहुत जरूरी होती है। एक लंबे अरसे से अपने घरों से, छोटे शहरों से लड़के और लड़कियां भागकर मुंबई आते रहे हैं और ये सोच कर आते रहे कि यहाँ फिल्म इंडस्ट्री फूलों के हार से उनका स्वागत करने वाली, क्योंकि वो तो टैलेंट उनमें कूट कूट के भरा हुआ है। ऐसे टैलेंटेड भागने वाले लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने एक संगठित एजुकेशन शुरू किया। आपने दो बातें कही जी। एक कही भागने वाले जी और दूसरे टैलेंटेड जी। तो जो टैलेंटेड हैं वो भाग रहे हैं, भागकर तो आते हैं जी, फिर यहाँ आकर खो जाते हैं। जब टैलेंटेड आदमी भागता है इसका मतलब ये है कि उसके अंदर बहुत पैशन है। वो सब कुछ छोड़ के, जैसे एक आशिक अपनी माशूक को, प्रेमी अपनी प्रेमिका को, अपने माँ बाप को भी छोड़ देता है, इसका मतलब भाग कर आया है। पर उसकी चाहना बहुत जल्दी मिट जाती है। वो सोचता है भाग कर आके मैं आते ही स्टार बन जाऊंगा, आते ही सक्सेस बॉम्बे में मिल जाएगी। उसकी वजह यह है यूनुस जी कि वो बच्चे गलत एग्जाम्पल को अपना एग्जाम्पल बनाते हैं। जी। देखो शाहरुख चला गया तो कैसे जल्दी बन गया जी। उनको सब लगता है कि वहां पहुंच के इमीडिएटली बन गए हैं वो। इन सब लोगों ने 5 साल से 10 साल तक की स्ट्रगल की है। ये सब जितने सितारे आप देख रहे हैं, जितने सक्सेसफुल ले गए, इनके पीछे 5-5, 10-10 साल की भूखमरी की स्ट्रगल है। इनका पैशन था, ये थ्रू आउट प्रैक्टिस करते थे,
भूखे रहते थे और बस इसी चीज की विद्या को कैसे निपुण करूं, काम को कैसे मैं एक्सीलेंट लेवल पर लेकर आऊं कि जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं कंपटीशन लेवल पर A1 पे खड़ा होना चाहिए। ये भाग कर नहीं आए, भाग कर तो आए, अब शायद माँ बाप से तंग होंगे या घर से तंग होंगे, तो ये गुमराह बच्चे हैं। माँ बाप को समझाना चाहिए कि भागो मत बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं। जब मेरे पिताजी को प्रिंसिपल साहब ने कहा कॉलेज ने कि सुभाष घई ने बहुत सी ट्रॉफीज जीती हैं ड्रामा में, इनको आप मूवीज में भेजिए। तो मेरे पिताजी मुझे बोले कि बेटा ये मैं क्या सुन रहा हूँ, मैं तो तुम्हें चाह रहा था कि तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो, B.Com किया तुमने, तो तुम्हारा प्रिंसिपल तो कुछ और बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब तुम भाग जाओगे घर से। क्योंकि बच्चों के भागने का रिवाज जो बड़ा कॉमन है, पहले भी था अभी भी है। जी जी। तो इससे पहले तुम भागो, मैं चाहता हूँ कि तुम FTI में एक इंस्टीट्यूट है वहां ज्वाइन करो। ये पिताजी की तरफ से ये बात है। तो ये जो दर्शन था, मतलब मैं तो खुश हो गया, मेरे भाग्य बहुत अच्छे थे कि मेरे पिताजी समझदार थे और मुझे आज उसका नतीजा मिला है। लेकिन भागना जो है वो जिंदगी में कायरता है। आप अपने शहर में पहले अपने आप ड्रामा कीजिए, थिएटर कीजिए, म्यूजिक कीजिए, कुछ भी कीजिए, ऐसा निपुण बनाइए कि मैं अभी तैयार सिपा सालार हूँ, अभी मैं वॉरियर हूँ, अब मैं बॉम्बे जाके जीतूंगा। क्या पहले आप अपने घर में तो लिखो, अपने घर में तो कुछ प्रैक्टिस करो। बॉम्बे में भाग के आ जाते हो, क्यों आ जाते हो? और फिर यहाँ दुखी होकर 4-6 साल बाद वापस घर चले जाते हो और जीवन भर वो मुंह छुपाते फिरते हो कि मैंने ट्राई किया था। मैं सब बच्चों को ये सलाह देना चाहता हूँ, सब गांव में, टाउन्स में या शहरों में जो रहते हैं, अगर आपके अंदर पैशन है किसी चीज का या ख्वाब है, तो पहले आप अपनी पौधा जो बड़ा बनाइए, पौधे से पेड़ तक पहले आप अपने शहर में ही कीजिए, अपने गाँव में ही कीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। आज तो सब कुछ अवेलेबल है सोशल मीडिया में, आज तो सब टीचिंग जो है आपके हाथ में मोबाइल पे रखी हुई है, आप सीख सकते हैं एक्टिंग क्या होती है, एक्टिंग में क्या क्या चाहिए, म्यूजिक में क्या चाहिए, डायरेक्शन में क्या चाहिए, राइटिंग में क्या चाहिए। जब आप समझे कि मैं निपुण हो गया हूँ, ठीक है, आपको माँ बाप नहीं करने देंगे, आपको एजुकेशन सिस्टम भी नहीं करने देगा, आपको समय भी नहीं मिलेगा, लेकिन फिर अगर आप में पैशन है तो समय निकालना पड़ेगा आपको। जब पूरा सीख जाए तो जब बॉम्बे में आए तो आपको ये होना चाहिए कि आप आधे से ज्यादा तैयार हैं, आप 30% काम रह गया है, जो कि बॉम्बे वाले आपको फिर एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे कि हाँ चलो 30% हम तुमको साथ दे सकते हैं। लेकिन आप बिल्कुल ब्लैंक होकर आते हैं, रिक्त रूप से आप आते हैं, जी बस ईश्वर करेगा या तो आप करेंगे। कई बच्चे मेरे पास आते हैं, बस सुभाष घई साहब आप हैं तो और क्या गम है। मैं बोला अच्छा, ऐसा होता तो मेरे 10-12 भतीजे भांजे हैं, उनको भी बना देता। कौन से स्टार ने अपने बच्चों को बनाने की कोशिश की और कहीं तो फेल भी तो हुए जी। आधे इंडस्ट्री के स्टार्स के बच्चे फेल हुए हैं, प्रोड्यूसर के बच्चे फेल हुए हैं, क्योंकि ये तो ओपन कंपटीशन है, मेरिट्स पे चलती है। तो उस मेरिट्स में कंपटीशन के लिए खुद को निपुण बनाना, उसको अपने आप को एफिशिएंट करना, स्ट्रांग बनाना, आप अपने घर में कीजिए पहले प्रैक्टिस। ये आपकी मिसाल हमारे सामने है सुभाष जी के, आपने ट्रेनिंग तो एक्टिंग की ली थी, लेकिन एक वक्त के बाद जब आपको ठीक लगा तो आप राइटिंग की दुनिया में आ गए और उसके बाद निर्देशन की दुनिया में आ गए। 3 अलग अलग क्षेत्रों में आपने अपने आप को बड़ा अच्छा पॉइंट। ये क्या तैयारी थी, ये क्या टैलेंट था? मैंने एक कारपेंटर को पूछा, एक दिन हमारे घर में आया था, वो टेबल बना रहा था, बहुत अच्छी बनाता था, चेयर भी बना रहा था। मैंने कितने साल से बना रहे हो तुम? उसने साहब मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ। पहले क्या करते थे? बोले साहब मैं पहले घरों में पोछा मारता था। तो बोले जब पोछा मारता था तो मेरे को एक फर्नीचर बनने वाले के यहाँ काम मिल गया, तो मैं फर्नीचर जो बनाने वाला था उनकी दुकान में मैं पोछे लगाता था। जब मैं पोछे लगा रहा था तो मैं देखता था ये कुर्सी कैसे बनाते हैं। मैंने उस टाइम पे अपनी नौकरी की, मैंने पोछा लगाने की नौकर की, लेकिन सीख रहा था कि वो कैसे करते हैं। इसीलिए हर बच्चों को मैं ये सलाह देता हूँ, काम आप छोटे से छोटा भी करो, लेकिन जो सीखना है और सीखने की जगह आपकी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। क्या बात है, क्या बात। वो कारपेंटर जो है बड़ा कारपेंटर बन गया, कहता मुझे सिखाया नहीं, लेकिन मैं काम कुछ कर रहा था, सीख कुछ रहा था। तो वही सुभाष की एक्टिंग का कोर्स तो कर रहा था, लेकिन साथ में डायरेक्शन भी सीख रहा था। वाह वाह वाह, क्या बात है ना? बिल्कुल। तो आप किसी भी स्थान पर बैठ के उसके पूरे वातावरण से बहुत सी चीजें सीख सकते हैं। एक नई काम आएगी, दूसरी आएगी, तीसरा आएगा, कोई ना कोई टैलेंट तो आएगा। आप डेवलप करते रहिए, कहीं ना कहीं डिस्कवर कीजिए, रीडिस्कवर कर लीजिए। रहा तो मैं फिल्मों में ही ना, बिल्कुल, चाहे मैं एक्टर था, फिर राइटर था, फिर डायरेक्टर था, फिर प्रोड्यूसर था, एजुकेशन हूँ, आज भी मैं फिल्मों में ही हूँ। आज बच्चों के डिप्लोमा फिल्म बनते हैं, पूरा यूनिवर्सिटी है, मैं सब फिल्मों की ही बातें करता हूँ। सही लेक्चर्स देता हूँ, फिल्मों के बारे में देता हूँ, अपना एक्सपीरियंस देता हूँ, फिल्मों के बारे में देता हूँ। तो फिल्मों से दूर तो मैं हुआ ही नहीं, मैं तो पॉलिटिक्स में तो नहीं गया और तो कहीं नहीं गया। सो मैं हर बच्चों का कहता हूँ कि जहां भी रहे वहां बहुत कुछ सीखने के आसपास, आपकी नजर नहीं जाती वहां पर। आप सोचते हैं ये मेरा काम नहीं है, मैं क्यों देखूं। करिए ना
करिए ना, करिए ना, करिए ना कोई वादा किसी से, करिए ना, करिए करिए ओ करिए करिए, तो वादा फिर तोड़िए ना, तो वादा फिर तोड़िए ना, तो वादा फिर तोड़िए ना, ओ करिए ना, करिए ना कोई वादा किसी से, करिए ना, करिए ना, करिए ना कोई वादा किसी से, करिए ना, करिए करिए ओ करिए करिए, तो वादा फिर तोड़िए ना, तो वादा फिर तोड़िए ना, तो वादा फिर तोड़िए ना। छोड़िए ना, सच्चे सब सपने लगते हैं, बेगाने अपने लगते हैं, अपनों से मुंह मोड़िए ना, सपनों के बीच दौड़िए ना, करिए ना, हाँ करिए ना, करिए ना कोई वादा किसी से, करिए ना, करिए ना, करिए ना कोई वादा किसी से, करिए। FTIM में जब आप सीख रहे थे, साउंड भी सीखता था, सिनेमाटोग्राफी कैसे होती है वो भी देखता था, शूटिंग कैसे चलती है वो भी देखता था, एक्टिंग भी मैं सीखता था। तो सीखना आपके ऊपर है, नथिंग लाइक सेल्फ एजुकेशन माय डियर। स्कूल जो सिखाते हैं वो डिग्रियों के लिए सिखाते हैं, लेकिन असली जो एजुकेशन है वो आपने खुद ही सीखनी है। जो आदमी खुद सीखता है वही महान बनता है। स्कूल जाके तो आपको सिर्फ एक फॉर्मल ट्रेनिंग मिलती है कि जो दुनिया सोच रही है वैसा आप भी सोच लो, लेकिन जब आप खुद एजुकेशन होते हैं तो जो आपने सोचा है उसी से आपको एक्सीलेंट मिलेगा, तभी आप ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। यार इसने तो स्कूल से भी ज्यादा कुछ सीख लिया, ये तो स्कूल से भी आगे बढ़ गया, ये तो टीचर को भी नहीं मालूम था, क्योंकि उसने चौराहे पे खड़े होकर सीखा है, स्कूल जाके नहीं सीखा है। क्या बात है, ये बच्चों को याद रखना चाहिए। सुभाष जी, आपने एक मिसाल कायम की है, बतौर लेखक, निर्देशक और निर्माता अपनी फिल्में खुद लिखी हैं और अपनी फिल्मों के लिए खुद जिम्मेदार रहे। एक के बाद एक जितनी कामयाब फिल्में आपने दी हैं, उस तरह की दूसरी मिसाल हमारी फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में बड़ी मुश्किल है। ये जो राइटर वाला पक्ष है, इसको आपने कैसे ग्रूम किया था? राइटर बनने के लिए मुझे कहानियां पढ़ने का बहुत शौक था बचपन से। जब से नानी से कहानियां आप सब सुनते हैं जी, तो मैं भी बहुत लगन से सुनता था, जैसे आप सुनते हैं। फिर कहानियों में मुझे ये बात लगी अच्छी क्या कि लोग कैसे बर्ताव करते हैं एक दूसरे से। एक राजा ने रानी के साथ कैसे बर्ताव किया, राजा ने अपने किसान के साथ कैसे बर्ताव किया। तो जब मैं ये मेरे को पॉइंट इंटरेस्टिंग लगने लगा तो मैं कहानियां पढ़ने लगा, फिर उपन्यास पढ़ने लगा, फिर मैं इतिहास पढ़ने लगा, फिर मैं पब्लिक लाइब्रेरी में गया। मैं फिर नावल जो है 4 आने मुझे मिलते थे, उस वक्त जेब खर्ची मिलती थी, और 4 आने में मैं रेलवे स्टेशन में जाके जितने उपन्यास होते थे वो किराए पे ले आता था एक दिन के लिए, और एक दिन में पूरा उपन्यास पढ़ लेता था। तो मैं राइटर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है पढ़ना। जी जी, रीडिंग हैबिट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग।
ये पढ़ना जो आप मोबाइल में, वो रीडिंग हैबिट नहीं है। मोबाइल में जितनी चीजें हैं वो ट्रेलर की तरह आती हैं। जी जी। जैसे पिक्चर का ट्रेलर देखा, टक 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 टक, कुछ समझ लिया, वो कुछ नहीं समझा। तो मोबाइल की एजुकेशन आपको हमेशा ट्रेलर की तरह होगी। सही जाना है तो आपको किताबें लानी पड़ेंगी, असली किताबें लानी पड़ेंगी, उसको पूरा समझना पड़ेगा और वो हैबिट बनानी पड़ेगी आपको। जब आपकी रीडिंग की हैबिट होती है तो फिर आपका राइटर अंदर से जागता है, फिर आप लिख सकते हैं कि इन्होंने कैसे लिखा है। अच्छा, प्रेमचंद ऐसे लिखते थे, बंकिम चंद्र ऐसे लिखते थे, टैगोर ऐसे लिखते थे, टॉलस्टॉय ऐसे लिखता था, तो मेरी भी कहानी की अदा कुछ ऐसे ही होनी चाहिए। राज कपूर कैसे फिल्म बनाते थे, गुरुदत्त कैसे बनाते थे, बिमल रॉय कैसे बनाते थे, तो मैं समझता था। तो गुरु लोग तो ऑलरेडी हैं, जो सीनियर लोग हैं वही आपके गुरु हैं। जो चोटी पर पहुंचे हैं उनसे, उनको देखिए, उनको पढ़िए। जो इसीलिए राइटर मैं तभी बना कि उसके बाद मैं स्टोरी टेलर अच्छा हो गया। तो फिर मैं कहानी जब सुनने लगा तो कहानियां लिखते लिखते फिर मैं डायरेक्शन में स्टेज पे की, फिर मैं एक्टिंग भी की। तो एक्टिंग और डायरेक्शन सब पार्ट हैं कहानियों के। मेन चीज जो है कहानी बताना, और कहानी को कैसे सुनाना, कैसे बताना। हमारी एक नानी थी, वो कहानी बहुत खूबसूरत सुनाती थी, और एक दादी थी, इतना बोरिंग सुनाती थी कि सो जाना मैं ज्यादा पसंद करता था कहानी सुनने से ज्यादा। कि दादी तुम कहानी मत सुनाओ, मैं सो जाऊंगा। लेकिन नानी ने सुनाया तो मैं घंटों तक जागता रहता था। अच्छा, दूसरी और सुनाओ, क्योंकि उसके सुनाने का तरीका इतना मीठा होता था। तो हमें आज भी जब कहानी सुनानी है तो मीठे तरीके से सुनाना ही एक कला है। आपके पास एक कला है सुभाष जी कि आपके जो कैरेक्टर हैं वो आम जिंदगी के हैं। पुलिस इंस्पेक्टर हैं, सफेद पोश लोग हैं जो सामने बड़े शरीफ दिखते हैं और उनके पीछे अपराध की दुनिया है। एक बहुत मामूली बैकग्राउंड का लड़का है जो एक बड़ी रिच लड़की से प्यार करता है। एक लड़की है जिसको विदेश में ब्याह दिया जाता है। कुछ कैदी हैं, पुलिस के कुछ अधिकारी हैं, लेखिकाएं हैं। ये सब हमारे समाज में आसपास दिखते हैं। वो सब आप अपनी फिल्मों में बुन के कुछ ऐसा पेश करते हैं, उसे कमाल हो जाता है। उसे कहते हैं सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक बच्चे को जीवन की ऑब्जर्वेशन, लोगों की ऑब्जर्वेशन बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। क्योंकि मैं अलग अलग भाग में बड़ा हुआ। पहले नागपुर में पैदा हुआ, 7 साल वहां रहा, फिर 8 साल दिल्ली में रहा, रोहतक गया, फिर वहां पर गाँवों में रहा। तो मैंने जिंदगी के हर भाग में कहीं ना कहीं से जुड़ा रहा। लेकिन जब मैं जुड़ा रहा तो मैं उन लोगों को ऑब्जर्व करता रहा। लोगों को ऑब्जर्व करना और अपनी मिट्टी से जुड़ना, अपने ही लोगों से, उनकी भाषा से, उनकी मानसिक भाषा से जुड़ जाना। जहां भी जाओ वहां एक शिक्षा है, वहां सीख है। आपके सामने मैं रेडियो प्रोग्राम दे रहा हूँ, पर मैं आपसे भी सीख रहा हूँ। ये जो लोग बैठे हैं इनसे भी सीख रहा हूँ कि आप रेडियो प्रोग्राम में क्या क्या पूछते हैं, कैसे पूछते हैं, कौन कौन से सवाल घुमा घुमा के पूछ रहे हैं, कौन से आप डायरेक्ट पूछ रहे हैं। तो इसमें भी सीखना होता है। जी जी। तो सब बच्चों को मेरा यही कहना है कि आप कॉपी मत कीजिए। जो आपके इर्द गिर्द चीजें हैं, जो आपकी भाषा है, उसमें स्वच्छता होनी चाहिए। आपके जो मन है, तन है, भाव है, वो अपने ही कल्चर से लेकर आइए और उसके बाद आप फिल्म मेकर बनिए। अगर बंगाली है तो बंगाली फिल्म बनाइए, हिंदी है तो हिंदी फिल्म बनाइए, क्या मराठी है तो मराठी फिल्म बनाइए। अमेरिकन फिल्म बनाने की कोशिश मत कीजिए, दूसरी भाषा में बनाने की कोशिश मत कीजिए। क्या बात, क्योंकि उससे आप गुजरे हैं, उसके संवेदना से, उसकी वेदना से आप गुजर चुके हैं। इसलिए आप अच्छे डायरेक्टर बनेंगे, अच्छे एक्टर बनेंगे। सुभाष जी, सन 75 से आपकी यात्रा शुरू होती है और उसके बाद हम 2017 में यहाँ बात कर रहे हैं। इतना लंबा अरसा आपने देखा है, जिंदगी के, प्रोफेशनल करियर के उतार चढ़ाव देखे हैं। ये जो फिल्म इंडस्ट्री के बदलाव हैं, इन पर आपकी क्या टिप्पणी होगी, क्या रिएक्शन होगा? जैसे समाज बदलता है वैसे सिनेमा बदलता है। आपने देखा आज पॉलिटिक्स बदल गई है, आज लोग बदल गए हैं, लोगों के कैरेक्टर बदल रहे हैं, देश बदल रहा है, परिवर्तन आ रहा है। जो लोग चाह रहे थे इतने सालों से कि हम करप्शन से बहुत तंग हैं, आज उनको आशा बन गई है कि करप्शन खत्म हो जाएगी। एक ऐसा समय आ गया था कि जबकि करप्शन के लिए आदत पड़ गई थी कि अगर आप करप्ट नहीं है तो बेटा तरक्की नहीं कर पाएगा, करप्ट नहीं तो नौकरी नहीं मिल पाएगी, कॉलेजों में दाखिला नहीं मिल पाएगा। तो सब लोगों ने अपने घर में एक छोटा सा बजट बना लिया था, करप्ट अकाउंट है ना, 10-15% वो रख ही लेते थे बेचारे दुखी होके। लेकिन नफरत सब कर रहे थे क्योंकि बुरा काम कोई नहीं करना चाहता। भारतीय वैसे भी बहुत दिल के बहुत अच्छे हैं, लेकिन मजबूरी में उनको सब गलतियां करनी पड़ती हैं। तो आज आपके पास एक ऐसा समय आया है, ऐसा वक्त है जहां पर कि आपके प्रधानमंत्री ने, आपकी सरकार ने ये प्रण लिया है कि हम सब स्वच्छ रहेंगे, तन से, मन से, धन से। और एक अपॉर्चुनिटी मिली है और हमें लगता है कि हमें उसका साथ देना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, हमारे लिए भले ना हो लेकिन आने वाले बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। जो हमारे छोटे बच्चे होंगे उनके लिए बहुत जरूरी है कि ताकि वो जिंदगी में उस करप्शन के बोझ में, उस पाप के बोझ में, उस नेगेटिविटी के बोझ में ना रहे
और आप देखेंगे कि एक बहुत ही खूबसूरत देश होगा, एक विद्वान देश होगा और एक स्वच्छ देश होगा। भले 20 साल लगे, 15 साल लगे, या कुछ साल लग सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि बच्चों को अपनी हिंदी भाषा, संस्कृत जरूर सीखनी चाहिए, क्योंकि संस्कृत जो है मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस है। आप अगर संस्कृत में शादी करते हैं, हर जगह हवन करते हैं, हर फेस्टिवल में संस्कृत बोलते हैं, और आपको संस्कृत नहीं आती, तो ये बहुत दुख की बात है। अब माँ बाप से भी मेरी शिकायत है कि आप हर जगह में बच्चों को बोलते हैं कि तुम पूजा में बैठ जाओ और गायत्री मंत्र पढ़ो और ये पढ़ो, और गायत्री मंत्र का मतलब ना आपको आता है ना बच्चों को आता है। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है, और बच्चों को संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा, स्वच्छ भाषा सिखाना बहुत जरूरी है। अब देखेंगे ये परिवर्तन और भी अच्छा होगा। सुभाष जी, विविध भारती के जरिए पूरी दुनिया के कोने कोने में लोग आपको सुन रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने बरस दर बरस आपकी फिल्मों को देखा है, बार बार देखा है। कई लोग हैं जिनका कुछ कुछ फिल्मों से इतना लगाव है कि वो अपने पास डीवीडी रखते हैं और बार बार देखते हैं, कुछ कुछ दृश्य देखते हैं, रोते हैं, हंसते हैं। उन लोगों से सुभाष घई, द ग्रेट सुभाष घई, क्या कहना चाहेंगे? मैं कोई बहुत बड़ा फिलोसोफर या स्पीकर या पॉलिटिशियन नहीं हूँ, और ना इस योग्य समझता हूँ कि लोगों को मैं समझाऊं कि क्या करना चाहिए। लेकिन जो मैंने सीखा है वो मैं शेयर कर सकता हूँ। कि मेरे पिताजी ने हमेशा एक बात कही थी कि बेटा, कहीं भी जाना, कहीं भी कुछ भी काम करना, अधिकार से ज्यादा अपने कर्तव्य को समझना। अधिकार के लिए लड़ना अच्छा है, लेकिन उससे ज्यादा कर्तव्य तुम्हारा क्या है उस टाइम पे, तुम दूसरे को क्या दे रहे हो। अगर 100% तुमको काम दिया गया है तो 125% करके दिखाओ, क्या तुम्हारा कर्तव्य है। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती के लिए वक्त निकाला। एक बात ये कहना चाहूंगा कि इसको हम ट्रेलर समझते हैं, असली पिक्चर बाकी है। जी हाँ, दर फिल्म आपसे बात करने का बिल्कुल मुलाकात होती रहेगी और बातें होती रहेंगी। और बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस भाई, आज अच्छी अच्छी बातें हुई, एंड आशा की ये बोर नहीं होंगी, कुछ लोग इसको अच्छी तरह सुन पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सुन 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 मेरी नन्ही सुन, सुन 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 मेरी मुन्नी सुन, प्यार की गंगा बहे, देश में एका रहे। खत्म काली रात हो, रोशनी की बात हो, दोस्ती की बात हो, जिंदगी की बात हो, बात हो इंसान की, बात हिंदुस्तान की। सारा भारत ये कहे, प्यार की गंगा बहे, प्यार की गंगा बहे, देश में एकार है। ये थी जाने माने निर्माता, निर्देशक और लेखक सुभाष घई से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगले और प्रदीप शिंदे, प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी। आज के मेहमान।